हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 मई 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, अंडरस्टैंडिंग द पीएम्स मन की बात। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए, जैसा कि आपको ये बताया जाता है, दिस इज बीइंग सेड राइट, कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स है वो 1 महीने पहले सेट हो जाता है आपके एग्जैक्ट डेट से, एक्चुअल डेट से। तो आपके प्रीलिम्स सेट होने से या प्रीलिम्स से 1 महीने पहले की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मन की बात का 100th एपिसोड, जिस पॉम्प से 100th एपिसोड को सेलिब्रेट किया गया, तो इसीलिए अब मन की बात से रिलेटेड क्या आ सकता है आपके प्रीलिम्स में, तो वो सारी चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है, कैसे ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कैसे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में रेडियो का क्या रोल था, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही में अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो GS2 में या GS4 में अगर कोई भी इस तरह का पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, कंसल्टेटिव डेमोक्रेसी, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, पब्लिक ओपिनियन, इस तरह का कोई भी या डेमोक्रेसी पे एस्से है, तो आप मन की बात की जर्नी, मन की बात का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। देखिए, मन की बात पे क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा प्रीलिम्स में, राइट? तो रेडियो पे क्वेश्चन आएगा, कैसे सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद रेडियो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। किन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अंडरग्राउंड रेडियो चलाए, इन चीजों पे क्वेश्चन आएंगे। और कौन सा ऐसा एक्ट है जो ऑल इंडिया रेडियो के गोल्स को डिटरमाइन करता है, प्रसार भारती एक्ट। तो बहुत सारे ये चीजें हम आज देखने वाले हैं। ओके, और जी बिल्कुल ये भी पॉसिबल है कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन, यू नेवर नो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मन की बात पे भी, GS2 में या GS4 में, कि क्या गोल्स अचीव किए हैं इंडिया की डेमोक्रेसी ने थ्रू मन की बात। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, कैसे पॉइंट्स बनाएंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मन की बात, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम completed 100 episodes on Sunday. In terms of similar global examples of radio broadcast, what came before मन की बात? तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मन की बात पहला ऐसा रेडियो ब्रॉडकास्ट सीरीज है जो एक नेशनल लीडर ने शुरू किया, जी नहीं, पहला एग्जाम्पल कहीं और से हमें मिलता है, ग्लोबल एग्जाम्पल। जैसे कि हमने उस दिन भी डिस्कस किया था एक एडिटोरियल के माध्यम से, फायरसाइड चैट्स। फायरसाइड चैट्स क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ 30 रेडियो एड्रेसेस। हर एक रेडियो एड्रेस 20 से 30 मिनट की ड्यूरेशन का हुआ करता था, और इसको कौन डिलीवर करता था? US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 1933 से लेकर 1944 के बीच में। अब आप जानते हैं 1933 से लेकर 1944 के बीच में एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम था US के लिए। अगर आपने इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन कवर किया है, या फिर आप नोबेल प्राइज इक्विवेलेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ रीसेंट ईयर्स के आपने कवर किए हैं, तो आप जानते हैं ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। तो ग्रेट डिप्रेशन इसी समय हुआ था, इसी ड्यूरेशन में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 इसी ड्यूरेशन में हुई थी। तो ये सारी चीजें अ रेंज ऑफ इश्यूज यूज्ड टू बी टच्ड अपॉन ये फायरसाइड चैट्स में। जैसे अगर आपको याद होगा, पैंडेमिक के समय वी वुड ऑलवेज लुक अप टू आवर लीडर, कि ओके, नेक्स्ट लॉकडाउन कब लगेगा, क्या ये वाला लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, वैक्सीन, दिस दैट, कौन सी मेडिसिन लेनी है, ये सब कुछ हमें मन की बात से पता चलता था, क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल समय से हम गुजर रहे थे बहुत रिसेंटली। तो वैसे ही 1933 से 1944 के बीच में भी the Americans would always look up to their president. Okay, so the chats were very very popular. और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन शेपिंग अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन। ओके, तो अब आपका सबसे पहला पॉइंट भी, अगर आप मन की बात पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो उस पर यही लिखिए कि इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी या पब्लिक ओपिनियन, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, इस तरह का कोई पॉइंट बनाकर आप लिखिए। ओके, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज। ओके, हम अगर US की बात करें, रूजवेल्ट ऑल्सो, तो इन चैट्स को इसीलिए भी यूज किया जाता था रूजवेल्ट द्वारा, जो क्रिटिसिज्म्स उन्हें कॉन्जर्वेटिव मीडिया से मिलते थे उनके लिबरल स्टैंसेस के लिए, तो उनको उन तरह की क्रिटिसिज्म्स को भी वो इनडायरेक्टली यहाँ एड्रेस किया करते थे। और साथ ही में, जैसे कि देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर हम पॉइंट नंबर 2 पे आए मन की बात की भी, तो वो ये है कि एक लीडर इलेक्टेड और इलेक्टर के बीच में, इलेक्टेड यानी कि गवर्नमेंट, और इलेक्टर या इलेक्टोरेट यानी कि आप, हम जैसे लोग, आम लोग जो इलेक्ट करते हैं लोगों को, उनके बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है। डायरेक्ट आउटरीच इज योर नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो वही चीज बेसिकली इन फायरसाइड चैट्स में भी हुआ करती थी।
ओके देखिए फायर साइड चैट्स का मतलब क्या है? इट फायर साइड चैट्स इन द सेंस, अगर हम यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो बॉनफायर्स होती हैं, राइट? घरों में यू हैव दिस रेक्टेंगुलर शेप्ड एक केस होता है वेर यू नो आप बॉनफायर्स, यू रिलैक्स इन योर विलाज एंड यू चिल आउट। तो बहुत इनफॉर्मल तरह का सेटअप में कोशिश की जाती थी कि जब लोग रिलैक्स कर रहे हैं दे वुड लिसन टू देयर प्रेसिडेंट अबाउट थिंग्स। तो वैसे ही इनफॉर्मल रखने के लिए तो फायर साइड चैट्स में बहुत सारी चीज़ों पे कोई भी बीच में इंटरमीडियरी नहीं है, ब्रोकर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, एक लीडर और जो जिन्होंने इलेक्ट किया है वो। ओके डेकेड्स लीडर। अब देखिए हम और भी देखते हैं और क्या एग्जांपल, जैसे रोनाल्ड रीगन, अगेन अ यूएस प्रेसिडेंट। तो रोनाल्ड रीगन ने भी अपनी डेली रेडियो कमेंट्रीज के माध्यम से विच रैन फ्रॉम 1975 टू 1979, इस ड्यूरेशन में उन्होंने एक रेपुटेशन हासिल की ऑफ अ ग्रेट कम्युनिकेटर। और इसी वजह से जो इनका सक्सेसफुल प्रेसिडेंशियल रन था 1980 वो इसी पे निर्धारित था, जो उन्होंने रेडियो एड्रेसेस इस ड्यूरेशन में दिए। ओके क्योंकि रोनाल्ड रीगन को उनके इनिशियल पॉलिटिकल करियर में बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जाता था। ही वाज सॉर्ट ऑफ नोन फॉर हिज एक्टिंग एबिलिटी। तो कैसे इन रेडियो एड्रेसेस ने जिनको हर हफ्ते 20 to 30 मिलियन लिसनर्स सुना करते थे, कैसे इन 1027 एड्रेसेस ने एक एक्टर को, जैसे लोग उनको देखते थे उनकी एक्टिंग एबिलिटी के लिए, कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल फिगर में। ओके तो ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है। अब देखिए अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, ऑल्दो ना ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, कैसे उन्होंने आजाद हिंद रेडियो स्टार्ट किया। तो ऑफ कोर्स किसने आजाद हिंद रेडियो स्टार्ट किया वो आपसे इस बार के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगर आपसे डायरेक्टली GS1 में यही क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसे रेडियो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आप ऑल इंडिया रेडियो के बारे में लिखेंगे, ब्रॉडकास्टिंग शुरू कैसे हुई, ऑल दैट। तो आप 1936 में ये स्टार्ट हुआ, आई विल टेल यू थिंग्स, और कैसे हमने अंडरग्राउंड रेडियो और कैसे विमेन क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि एक लीडरलेस मूवमेंट थी 1942 में, काफ़ी रेडियो का यूज़ किया गया, कैसे आज़ाद हिंद रेडियो सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखने के बाद यू वुड कंक्लूड योर आंसर। ओके तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो स्टार्ट किया एज अ पार्ट ऑफ जर्मनीज रेडियो सर्विस। तो इसका पहला ब्रॉडकास्ट जनवरी 7, 1942 को हुआ। इसका एम क्या था आज़ाद हिंद रेडियो का? ताकि जो इंडियंस बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, उनको कनेक्ट किया जाए उन इंडियंस से जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर रह रहे हैं मदरलैंड में। ओके तो अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हम उस दिन एडिटोरियल जब पढ़ रहे थे तब भी यही था कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेडियो को चूज किया, क्योंकि आज हम एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एरा में रहते हैं। सो व्हाई रेडियो? could have been television or maybe not even that, social media, anything could have been chosen, पर रेडियो ही क्यों? वो इसीलिए देखिए क्योंकि एक लीडर का एम ये होता है यू रीच द लास्ट माइल, है ना? तो देखिए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, जैसा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हेन ही वाज अ प्रचारक ऑफ RSS, तो उनके इस एक्सपीरियंस के दौरान उन्हें पता चला कि हिमालयाज और बहुत सारी ऐसी रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट प्लेसेस में लोग सुबह उठकर खुद को इन्फॉर्म्ड कैसे रखते हैं, रेडियो चालू कर कर, खुद को एंटरटेन कैसे रखते हैं, रेडियो यूज कर कर, क्योंकि हर जगह हर जगह आज भी मोबाइल डिवाइसेस हर किसी के पास नहीं है। इंटरनेट प्रोलिफरेशन हो जाने का मतलब ये नहीं है कि सबके पास मोबाइल है, तो वहां क्या पहुंच रहा है? रेडियो। तो मतलब हर एक लास्ट इंसान तक रेडियो पहुंचे, मन की बात पहुंचे, वॉज द एम। ओके तो थर्ड पॉइंट आपका यहीं से बन जाता है, यू रीचिंग द लास्ट माइल थ्रू रेडियो। मन की बात का थर्ड पॉइंट यहां से हमने कवर कर लिया। ओके तो लेट्स जस्ट रीड इफ एनीथिंग इज लेफ्ट। वही चीज़ यहाँ लिखिए कि कैसे बराक ओबामा या ट्रंप ने बहुत सारे और मीडियम्स, टेलीविजन चैनल्स पे या वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, इस तरह के मीडियम्स को चूज किया। पर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्स रेडियो इज मोर इफेक्टिव बिकॉज यू हैव टू रीच द कंट्रीज लास्ट माइल, द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द लास्ट रो, एज गांधी जी वुड से। Okay, what are the issues or themes that the PM has referred to most frequently? This is very important. Yoga, women-led initiatives, youth, cleanliness, ये सारी चीजें आप जानते हैं मोस्ट टच्ड अपॉन टॉपिक्स थे मन की बात के जब से ये अक्टूबर 3, 2014 से शुरू हुआ। ओके
और यही सारे आप जानते हैं किस तरह की स्टोरीज प्राइम मिनिस्टर कम्स अप विद, और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही एग्जाम्पल्स बन जाते हैं GS4 के या फिर आपके एसए के, मन की बात के। ये जो एग्जाम्पल्स पीएम कोट करते हैं, कैसे किस तरह का सैक्रिफाइस इंडिया के सोल्जर्स ने किया, किस तरह की नेशनल कल्चरल हेरिटेज हमारी कंट्री की है, और बहुत सारी स्टोरीज के कैसे लोग एजुकेशन में काम कर रहे हैं, कैसे पद्मा अवॉर्डीज ने या अचीवर्स ने अपनी लाइफ कैसे जी। बहुत सारी ऐसी तरह के एग्जाम्पल से लोगों को इंस्पायर किया गया है। तो पॉइंट नंबर 4 हमारे लिए इंस्पिरेशन बनती है। ओके, या नोइंग कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हैं। द पीएम हैज ड्वेल्ड ऑन खादी। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खादी पे भी काफी बात की गई है। देखिए किस टॉपिक पे कितनी बार मेंशन हुआ है आज तक, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन खादी वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो बहुत ही कैजुअली, मतलब उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि आज इस बारे में बात करनी है, पर उन्होंने बहुत ही कैजुअली ऐसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि खादी पहननी चाहिए लोगों को, फर्स्ट ही एपिसोड में अपने इस प्रोग्राम के। तो उन्होंने ये नहीं कहा था किसी को कि आप सारे खादीधारी बन जाओ, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, पर जैसे ये बता रहे हैं, बट द फीडबैक आई गॉट फ्रॉम खादी स्टोर्स वाज दैट इन अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते के समय में जो सेल्स हैं खादी की, इट हैड जंप्ड बाय 125%। नाउ दिस इज द पावर ऑफ सोशल आउटरीच। ओके, ऐसे कितने लोगों की स्टोरीज आप सुनेंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर ने कोट किया अपनी मन की बात में, और फिर उसके बाद उनकी सेल्स, बहुत ही लोकल बिजनेसेस, बहुत छोटे बिजनेसेस, उनके अंडर आज 100 लोग काम कर रहे हैं, उनकी टीम 150 लोगों की है, बहुत सारी, जो कल अपनी लाइफ ही सस्टेन कर पा रहे थे उस चीज को, जैसे लोटस लीव से कपड़े बनाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। Okay, the 100th episode on Sunday recalled some of the important issues that he has spoken on and how some of them became wider movements. जैसे कि हमने उस दिन में डिस्कस किया सेल्फी विद डॉटर कैंपेन। जस्ट इनको मेंशन, जिन इंसान ने ये सेल्फी विद डॉटर पहली ली, ओके, और प्राइम मिनिस्टर ने जस्ट उनको मेंशन किया, और कैसे सेल्फी विद डॉटर कैंपेन इट बिकेम अ थिंग। स्पेशली हरियाणा में, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद किसी ने एक अपनी डॉटर के साथ सेल्फी खींची, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक एपिसोड में मेंशन किया कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो फिर वैसे ही सेल्फी विद डॉटर कैंपेन चल पड़ा, एवरीबडी वाज क्लिकिंग सेल्फीज विद देयर डॉटर, स्पेशली इन हरियाणा, एंड द सेक्स रेशियो, द स्क्यूड सेक्स रेशियो sort of started improving in Haryana. So हमें रिजल्ट्स मिले हैं। Okay, among similar campaigns are those related to cleanliness. स्वच्छ भारत अभियान, you very well know, October 2, 2014, जब हमने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना पहली बार, जब उसको इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया, और अक्टूबर 3, 2014, द वेरी नेक्स्ट डे पहला एपिसोड था मन की बात का। तो वो स्वच्छ भारत अभियान, क्लेanliness, environment, ecology became a thing because of the social outreach. Okay, and encouraging people to buy local products and visit Indian tourist spots. आप जानते हैं जैसे vocal for local and things like that. Has Man Ki Baat been a political electioneering tool for the PM? No, it has not been so. सबसे बड़ा फीचर यही है, और जो आपका 5th पॉइंट, या बहुत सारे पॉइंट्स हमने खैर यार डिस्कस कर लिए, पर आपका ए पॉलिटिकल मैसेजिंग, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो या नॉन पार्टिजान मैसेजिंग, ये आप लिख सकते हैं, वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। इट इज़ अ वेरी नॉन पार्टिजान अप्रोच टू सोशल इशूज। इट हैज हेल्प्ड टू वाइडन एंड डीपन इट्स रीच एंड अलाउड द पीएम टू कन्वे हिज आइडियाज टू अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल। अब जैसे एक ऑफिशियल जो इस शो के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उन्होंने बताया कि देखिए आइडिया क्या था कि पॉजिटिविटी कन्वे की जाए, तो पॉलिटिक्स या एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फैलाना, ये सब इसका एम था ही नहीं। Politics and negativity do not find space in this vision. और इसको of course it was kept during the 2 years of, अब जैसे कि यहाँ पे कोविड-19 की बात आ जाती है, और यही आप पॉइंट भी बना सकते हैं कि कैसे कोविड-19 में तो ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड जो था वो हेल्थ रिलेटेड ही था। शायद ही कोई एक, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था, तो क्या कोट किया जाएगा। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन ही यही थी, किसी को पता ही नहीं था कि कोविड-19 है क्या, कोरोना वायरस है क्या चीज, उसको लड़ा क्या जाए। कोई कहता है कि ये कर लो, कोई कहता है ये दवाई खा लो, पता किसी को कुछ नहीं था। तो it of course became very important for somebody sitting on a particular post to tell us, okay, this is how you have to move forward. Okay, all the बहुत सारी criticisms आपको पता है कि बहुत सारे episodes की गई, but we are not going into that today because it is not written here.
The PM repeatedly underlined the need for socially responsible अपने hand washing का जो regime आया या एक habit बनी लोगों की. It was because constantly ये चीज deliver की गई कि हाथ धोइए समय समय पर and all that. COVID appropriate behavior, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, a lot of such things, and widespread vaccinations as the country battled the coronavirus. The PM has also used the platform extensively to spread awareness about government schemes. वही चीज एक्सपोर्ट्स के बारे में, ई मार्केट प्लेस के बारे में, प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में, आजादी का अमृत महोत्सव, कैसे हर घर तिरंगा एक इतना बड़ा मूवमेंट बन गया क्योंकि इसके बारे में कन्वे किया गया. मन की आपने देखा होगा अपने आसपास सोसाइटीज में, कॉलोनीज में हर घर तिरंगा था आजादी के अमृत महोत्सव पे. कैसे? क्योंकि मन की बात की सोशल आउटरीच थी. ओके, तो ये चीज हमें यहाँ से पता चलती है. What are the chords that मन की बात strikes with listeners in an age of social media saturation in which the PM is constantly active on internet platforms? And of course ऐसा नहीं है कि सिर्फ मन की बात, PM himself is on Twitter, उनकी फॉलोइंग देखिए जाके, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को वो ऑलरेडी यूज करते हैं. पर मन की बात इसलिए क्योंकि इट वॉज अ मोर इंटीमेट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन पार्टिसिपेटिव इंटरेक्शन विद द पीपल ऑन संडे. जैसे कि देखिए बहुत सारे गेस्ट को कॉल पे लिया जाता है, राइट, और ये पार्टिसिपेटिव वे है डेफिनेटली. ऑन संडे ही फ्रेम्ड, देखिए हम यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं देख रहे क्योंकि मुझे पता है मन की बात का काउंटर क्या है. हम सिर्फ खुद को वहां तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जो यहाँ लिखा है. ओके, अब ऑफ कोर्स जब आप मन की बात पे लिखते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी अगर आपसे पूछे जाएं तो ऑल्दो आई डोंट थिंक पूछे जाएंगे, पर अगर पूछे जाए तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चनिंग नहीं है, कि अगर नॉन इम्प्लीमेंटेशन हुई है किसी स्कीम की तो कोई इंसान क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि ये है ही नहीं, ये पैटर्न ही नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का. तो बहुत सारी चीजें वैसे लिखी जा सकती हैं. ऑन संडे ही फ्रेम्ड द रेडियो शो एज अ नेशनल कॉन्वर्सेशन that helps him connect with the people. जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने मन की बात को अपनी मैंने पूजा है इसको, a matter of faith, I have taken it as a matter of faith, of worship. और कैसे मैंने जनता जनार्दन के चरणों में से समर्पित किया. एंड इस तरह से उन्होंने कहा, the very countrymen who are my everything. So for prime minister he says that for me everything is you, everything is the जनता जनार्दन. I could not live separated from you guys. मन की बात ने एक सोल्यूशन दिया मुझे इस चैलेंज को कि कैसे कनेक्ट किया जाए कॉमन मैन से. मन की बात इज कॉन्शियसली नॉट अ मोनोलॉग. सो इट्स नॉट अ मोनोलॉग बाय द PM. जैसे कि मैंने बताया, डिजाइन ये है कि कॉल पे लिया जाता है जिन्होंने अच्छे काम किए हैं. जैसे अभी भी बहुत सारी चीजें, बहुत बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स वगैरह हैं, कैसे उन्होंने भी इंस्पायर किया बहुत समय पे. सचिन तेंदुलकर का, जैसे मैं 2016 का आपको बता रही थी कि कैसे एग्जाम के स्ट्रेस नहीं लेने चाहिए. बहुत सारी ऐसी बातें हमने देखी हैं. मन की बात is consciously not a monologue by the PM. The design of the program is participative and it involves the engagement of citizens, a back-end communications network. वही चीज आप जानते हैं कि आप PM को लिख सकते हैं. You can write to the PM. Of course there's a team who handles, लेकिन PM खुद पढ़ते हैं, personally engage करते हैं ordinary people के साथ on the show. So definitely it has increased the interest. Almost every show includes some new and interesting little known information about India's art, craft, folk culture, and heroes that inform and educate and evoke and sustain listeners' interest. Around 730 individuals अभी तक mention किए जा चुके हैं PM द्वारा. Okay. एंड ये ऑफिशियल्स बताते हैं. बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, इंस्पिरेशनल वर्क भी कोट किया जा चुका है. इनफैक्ट बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के इंडिविजुअल्स को भी मेंशन मिला है, 38 के करीब. तो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज की वजह से. अब देखिए, आपको ऑफ कोर्स ऑल इंडिया रेडियो के बारे में पता होना चाहिए, जिसे आप फॉर्मली जानते हैं आकाशवाणी के नाम से. ठीक है, तो आकाशवाणी नाम बेसिकली 1957 में मिलता है ऑल इंडिया रेडियो को. 1957 ऑनवर्ड्स हम आकाशवाणी के नाम से ऑल इंडिया रेडियो या AIR को जानते हैं. तो ये क्या है? इंडिया का नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है. नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर और प्रसार भारती की एक ब्रांच है. जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1936 and it is nothing but a sister service of दूरदर्शन. तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एज इट इज स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स में आ सकती है, दैट इट इज अ सिस्टर सर्विस ऑफ दूरदर्शन. ओके, और दूरदर्शन आप जानते हैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टर.
जो प्रसार भारती ही ओन करती है। ओके, तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए। और कौन सी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से रन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, AIR की हम बात कर रहे हैं। स्लोगन क्या है? I think this is very important and this can definitely be asked in the prelims. Okay, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब servicing, educating and entertaining the people. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और वही कि कैसे AIR has worked, to protect citizens' rights by keeping them informed on all subjects of public interest ever since its foundation. तो इस तरह के कुछ जेनरिक से कि 23 लैंग्वेजेस में इसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसके प्रोग्राम्स को। ये 23 इज द नंबर जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि PM के भी अभी आई वुड टेल यू कि कौन कौन सी बाहर की भाषाओं में भी इसको ट्रांसलेट किया जाता है। कैसे हमने उस दिन भी देखा था BBC ने कैसे अप्रोच किया AIR को, बहुत सारी और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी, और फिर कैसे ग्लोबल टेलीकास्ट भी शुरू हुआ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रसार भारती एक्ट है वो गवर्न करता है कंटेंट, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को AIR के। तो देखिए, आपको मेजर गोल्स जरूर पता होने चाहिए एक्ट में क्या लिखा है। और जब आप एक्ट का बिल्कुल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो बिल्कुल शुरुआत में ही लिखे होते हैं एक्ट के, ऑफ कोर्स, तो वहां अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रीफेस में जो लिखा होता है या फिर बहुत बार जो प्रियम्बल भी होता है पर्टिकुलर एक्ट का। तो बेसिकली उसमें एक्ट में भी यही लिखा है, मेजर गोल ये है कि हम और अटेंशन पे करें एजुकेशन पे, लिटरेसी पे, इन्वायरमेंट, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और इस तरह के सारे तमाम इश्यूज पे, जो प्रमोट करते हैं नेशनल कोहेशन और रिस्पेक्ट करते हैं प्रिंसिपल्स विच आर एस्टैब्लिश्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द एक्ट सेज। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको लगेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ कैसे आ गया, कुछ ज्यादा ही लिख दिया ये तो। ओके, बट दैट्स ट्रू। और क्या बेसिकली एक्ट क्या कहता है कि क्या गोल्स हैं, और कि हम इंडिया के कल्चर की वेरियस वैरायटीज को कोट करें, एग्जिबिट करें, एनकरेज करें यूथ अफेयर्स को, जैसे स्पोर्ट्स, बाकी गेम्स, ये भी लिखा है एक्ट में। और क्या लिखा है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, कि हम एक्सपैंड करें ब्रॉडकास्टिंग फैकल्टीज को, हम और नई ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजीज को क्रिएट करें, ये भी लिखा है AIR में। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि कैसे हम इंडिया के कल्चर की डाइवर्सिटी को शोकेस करें। ठीक है, दिस इज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ ही में मन की बात से रिलेटेड कुछ बहुत क्विक फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, जो कुछ तो हमने डिस्कस कर ही लिए और उस दिन भी देखे थे कि अक्टूबर 3, 2014 ओके फर्स्ट एपिसोड हुआ था, लेकिन उस समय 14 मिनट्स का हुआ था। ठीक है, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये भी चीज हमने डिस्कस कर ली है उसी दिन, अगर आपने लास्ट वीडियो अटेंड की थी तो उसमें भी हमने देखा था कि कैसे इसको कब ब्रॉडकास्ट किया जाता है, लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। और ये ऐसा नहीं कि पहले एपिसोड से यही हो रहा है, अप्रैल 2015 से हर महीने के लास्ट संडे, है ना, लास्ट संडे को बेसिकली मन की बात को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ओके, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 2016 में इसका इंग्लिश वर्जन आया, जैसे जैसे और ऑर्गेनाइजेशन जुड़ती रही और खुद से भी AIR ने एक्सपैंड करने का सोचा। फिर 2017 में संस्कृत वर्जन आया इसका। ओके, अब करंटली 23 लैंग्वेजेस में, ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत फिर और ऐड होते होते 23 लैंग्वेजेस में, 29 डायलेक्ट्स में, जिसमें से 25 तो नॉर्थ ईस्ट के हैं डायलेक्ट्स और 4 छत्तीसगढ़ से हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 11 फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको ऑफकोर्स 11 फॉरेन लैंग्वेजेस ये सब याद नहीं रखना, पर अगर आपके प्रीलिम्स में ये लिखा है कि only Indian languages and no foreign language. It is broadcast in 23 languages but no foreign language. ऐसा कुछ भी लिखा है तो that is wrong. क्योंकि फ्रेंच में, चाइनीज में, इंडोनेशियन, तिब्बतन, बलूची, अरेबिक, पश्तो, ये सारी भाषाओं में इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अभी तो आप जानते हैं पहला जो एपिसोड था वो 14 मिनट, लेकिन अभी 30 मिनट्स का होता है। दिस ऑफ कोर्स ये भी 2015 से ही शुरू हुआ था, 4th एपिसोड ऑनवर्ड्स। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ चीजें सबसे ज्यादा मेंशन इंस्पायरिंग स्टोरीज पे हुआ है, 730 बार इंस्पायरिंग स्टोरीज बताई गई हैं। उसके बाद आता है विमेन एम्पावरमेंट। तो अगर बाय चांस आपके प्रीलिम्स में ये लिखा है कि विमेन एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है ना, मोस्ट मेंशन जो आइटम है वो विमेन एम्पावरमेंट थी, दैट्स नॉट ट्रू, इंस्पायरिंग स्टोरीज। ओके, तो वैसे ही फिर उसके बाद क्लेanलीनेस को 52 टाइम्स,
तो थर्ड पोजीशन पे क्लेanलीनेस आ जाता है। फिर उसके बाद योगा है, 30 टाइम्स उसे कोट किया गया है। फिर उसके बाद हेल्थ अवेयरनेस है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम बाकी आर्टिकल्स को देख लेते हैं। इफ एनीथिंग एट ऑल इज लेफ्ट, वही जनता जनार्दन मिस्टर मोदी ने जो भी इन्वोक किया वो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ जो मिस हो गया था वो उस आर्टिकल में नहीं था, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कुछ कुछ स्टोरीज तो आप इनफैक्ट ले भी सकते हैं, अपने एसेज में कोट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। ओके, मंजूर अहमद एक उन्होंने कोट किया था प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कि कैसे जो पेंसिल स्लेट्स हैं JNK की यानी कि जम्मू कश्मीर की, वो कैसे जब PM ने मेंशन किया और इतनी पॉपुलर हो गई कि वर्क उनके लिए काम ही बहुत बढ़ गया। ओके, अभी उनके अंडर 200 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और 200 और लोग वो एम्प्लॉय करने की सोच रहे हैं। दिस इज़ ह्यूज, है ना। फिर एक और मणिपुर की एक लेडी हैं, कैसे उनके बारे में जब मेंशन हुआ कि कैसे वो लोटस फाइबर से कपड़े बना रही हैं, तो अभी 100 से ज़्यादा वो अपनी टीम को बढ़ा देंगी कुछ ही समय में। तो कैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वोकल फॉर लोकल से अब हम लोकल फॉर ग्लोबल बन गए हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट भी करेंगी आने वाले समय में। तो आप ऑफ कोर्स ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, हाउ वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वोकल फॉर लोकल टू लोकल फॉर ग्लोबल। ओके, तो जैसे कि हम कहते हैं कि जो मेक इन इंडिया मिशन है, इट्स नॉट जस्ट मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया, इट इज मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर ग्लोब। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वोकल फॉर लोकल टू लोकल फॉर ग्लोबल इज। तो वही सारी बातें यहाँ मेंशन की गई हैं। और फिर कंक्लूड करते हैं प्राइम मिनिस्टर संडे को अपने एपिसोड को विद अ मंत्रा फ्रॉम उपनिषद्स, चराई वेती चराई वेती चराई वेती, कीप मूविंग कीप मूविंग कीप मूविंग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सो ये आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन से उपनिषद से, वैसे तो इट इज लिंक्ड विद ऋग्वेदा, पर अगर आपको पता हो अत्राय उपनिषद, AITAREYA उपनिषद, ठीक है, तो ये बेसिकली वहां से लिया गया। दिस उपनिषद also talks about the consciousness as आत्मा, सेल्फ, ब्रह्मण, है ना, जो यूजुअली उपनिषद में सेंटर करता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हमें आज देखने हैं। Self-regulation by news channels not adequate, Justice Nagaratna. Now, very recently we covered an article or an editorial also, which was written by our CJI, who happens to be D.Y. Chandrachud, Justice D.Y. Chandrachud. So it was a very, very good article, in Indian Express only, on media की independence and things like that. तो हमने उसे कवर किया क्योंकि मीडिया की इंडिपेंडेंस या इस तरह के किसी टॉपिक पे क्वेश्चन काफ़ी समय से ओवरड्यू है और बहुत रेलेवेंट हो जाता है इस बार के लिए, तो उसे काफ़ी पॉइंट्स आपको मिल सकते थे। वैसे ही अब BV नागरत्ना, द जस्टिस हु इज सेट टू बी द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, एज आवर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑल्सो से, कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन आज तक पहली जो हमें विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेगी वो आज़ादी के अमृत महोत्सव से भी कुछ सालों बाद जाके मिलेंगी, 7-8 साल बाद, विच इज़ वेरी वेरी बैड। सबने ऑफकोर्स ये चीज़ बोली कि किस तरह का आज तक बायसनेस रही है, या मे बी विमेन दे डोंट टेक अप लॉ बिकॉज लॉ इज़ अ टीडियस थिंग एंड दे ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ गेटिंग मैरिड एंड देन हाउस होल्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी चीज़ें कोट की जाती हैं लेटली। तो BV नागरत्ना मीडिया पे क्या कहती हैं वो हम देख लेते हैं। तो BV नागरत्ना जी का कहना है कि देखिए, जो एक फ्री प्रेस है उसको, वो आप जानते हैं जैसे फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, तो वैसे ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए एक फ्री प्रेस को, और अटैक करना बार बार गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली, it's not a good thing for the sake of it, just because आपको TRPs मिले, that's not exactly what that should be your singular objective. अब देखिए, मैं आपको होलिस्टिकली बताती हूँ कैसे स्पीच में शुरुआत हुई बातों की। तो एनफोर्सेबिलिटी की बात की जा रही है, सेल्फ रेगुलेशन मतलब अगर मैं मीडिया एक हाउस हूँ तो किस तरह की मीडिया रेगुलेशंस होनी चाहिए, क्या किस तरह की न्यूज़ आप नहीं बोल सकते, कुछ गलत बोल दिया, हेट स्पीच हो गई, तो ये सारा कुछ मीडिया के ही ग्रुप्स आके, कुछ 40-50 मीडिया हाउसेज आके एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना देते हैं, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ऑफकोर्स सेल्फ रेगुलेशन हो रही है। तो BV नागरत्ना जी का कहना है कि देखिए, दैट्स नॉट इनफ, ट्रूली दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी सिर्फ उन मीडिया हाउसेस को
केटर करती है, या सिर्फ वही लोग बाइंडिंग है उन रेगुलेशन से जिन्होंने खुद वॉलंटरली ये कहा हुआ है कि हम आपसे अधेयर करते हैं रेगुलेशन से। जो मीडिया हाउसेज ने नहीं साइन किया हुआ कि हम नहीं मानेंगे आपको, तो वो रेगुलेट नहीं होते, और ऐसे बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं। सो दैट्स सर्टेनली नॉट इनफ। लेकिन ऑफकोर्स ये भी नहीं है कि फ्री स्पीच को ही कर्टल कर लिया जाए, या लिबरल जो खुद का स्टैंड है मीडिया हाउसेज का वो ही ले लिया जाए रेगुलेशन के नाम पे। दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए हमें। Okay, enforceability has become a challenge for self-regulatory bodies. The second challenge stems from the fact that evolving technologies have enabled अब एक और चीज which is very very important. अब हम इस तरह के एरा में रह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स एरा में रह रहे हैं कि anybody can write anything, everybody has internet. तो कोई भी न्यूज लिख सकता है, कोई भी विकिपीडिया को एडिट कर देता है, कुछ भी, एनीथिंग इज बीइंग डन। ओके, तो उसका क्या ऑथेंटिसिटी है, ये कैसे कौन चेक करेगा, वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी उसे पढ़ लेगा, और कैसे आपके माइंड्स इम्पैक्ट। इन्फ्लुएंसर का तो मतलब ही कल्चर का ही है ना कि आप इन्फ्लुएंस होंगे उनसे, उनके पास है ही इतनी पावर। ओके, तो वो इज समथिंग वेरी concerning. There needs to be some form of regulation there which binds this form of new age journalism as well, which certainly is not present at the moment. She said that in any society which aspires for democracy, freedom of speech and expression, which includes freedom of press, is critical. Of course, a free and balanced press is fundamental to the life of an individual in a democratic polity. तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, फर्दर डेल्विंग इनटू द रोल। लेकिन ऑफ कोर्स इन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ फ्री प्रेस के नाम पे या फिर सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते रहना फॉर द सेक ऑफ इट, और कोई मतलब नहीं है क्रिटिसिज्म का। आपको पता भी नहीं है कि आप क्रिटिसाइज कर क्यों रहे हो या क्या। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ऐसा बीवी नागरत्ना जी कहती हैं, होना चाहिए, ना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग यू कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग एवरीबडी। पॉज ऑन एआई, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका नेक्स्ट आर्टिकल जो हम देखेंगे, जो G7 कंट्रीज ने मिलकर एआई पे एक ड्राफ्ट तैयार किया है, एआई एक्ट पे, वो कुछ रिलेशन में है। और एक बहुत पहले हमने, बहुत पहले ऑफ कोर्स आई मीन 1-2 महीने पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी 4.0, दिस दैट, है ना। तो इस सब के वेक में हमने क्या देखा कि एलॉन मस्क और कुछ और साइंटिस्ट और बिजनेसमैन, दे केम टुगेदर, उन्होंने एक लेटर साइन किया कि कैसे अब हमें स्टॉप लगा देना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ पे, कम से कम 6-7 महीने का, क्योंकि हम कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस ना बन जाए। क्योंकि देखिए क्या हुआ, सबको यही डर है कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को ना ओवर पावर करना शुरू कर दे, और जब कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है और हम कर सकते हैं। अभी भी बहुत डिफरेंस है। चैट जीपीटी भी एक रेपिटेटिव आंसर या रेपिटेटिव स्टोरीज ही बना के देती है, राइट। तो बहुत डिफरेंस है अभी भी हमारी इंटेलिजेंस में, हमारी कैपेबिलिटी में, हमारे बोलने के, समझने के तरीके में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। लेकिन जब हम उसे ग्रो ही करते रहेंगे, प्रोग्रेस ही करते रहेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में कोई फर्क नहीं रहेगा, विच इज गोइंग टू बी डेवास्टेटिंग। तो उसे रोक लगाई जाए। तो ये जो एडिटोरियल है विक्रम एस मेहता, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, और हम इनके काफी आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, तो इनका क्या कहना है इस पे। और तो देखिए ये भी उतने ही कंफ्यूज हैं जितना कि आप। जब आप टेक्नोलॉजी भी कोई भी ऐसे आता है, तो आप यहाँ पे कुछ मैटर है जो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। जितना कोई भी आज के समय में कंफ्यूज है कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है या बुरी चीज है, उतना ही ये भी कंफ्यूज है। तो ये किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, बस सोचते हैं। और आपको भी एक सोचने का यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी एक नया व्यू पॉइंट मिलेगा। तो अब ये यही कहते हैं कि मैंने एक सर्च पढ़े इस लेटर के, ये जो फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने कोऑर्डिनेट किया, कैसे साइन किया गया इसे थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, बिजनेसमैन, एकेडमिक्स और बाकी लोगों द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है ये लेटर, जो मैंने आपको बताया कि 6 महीने का पॉज लगाया जाए फर्दर डेवलपमेंट में, किसके? न्यूरल लैंग्वेज मॉडल्स के। ओके, सिग्नेटरीज आप जानते हैं एलॉन मस्क, और सबसे ज्यादा आयरॉनिकल ये बात है, ये खुद को फाउंडर रह चुके हैं ओपन एआई के। ओपन एआई इज द इन्वेंटर ऑफ चैट जीपीटी, पर उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए थे कुछ समय पहले। पर फिर उसके बाद और भी बहुत सारे इजरायली फिलोसोफर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं काफी वेल नोन, जिन्होंने इसको साइन किया है। ओके, सेंट्रल मैसेज क्या है लेटर का, जो मैंने आपको बताया कि अगर अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट होती रहेगी न्यूरल लैंग्वेज मॉडल्स की, तो ह्यूमन कंपेटिटिव इंटेलिजेंस बन जाएगी, दैट इफ नॉट सर्कमस्क्राइब्ड बाय गवर्नेंस प्रोटोकॉल्स कुड पोज अ प्रोफाउंड रिस्क to humanity.
Further work should therefore be halted until such protocols are in place. तो तब तक और कुछ नया मत बनाइए या अपग्रेड कीजिए जब तक गवर्नेंस प्रोटोकॉल्स या रेगुलेशंस नहीं आ जाती. ठीक है. अब लेटर बेसिकली जो ऑथर हैं उनको रिमाइंड करता है कैसे रॉबर्ट ओपनहाइमर जो आप पढ़ते हैं, जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार किया बेसिकली, तो वो कैसे जैसे ही उन्होंने वो इन्वेंशन की, सो ही बिकेम वेरी अवेयर कि क्या डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल हो सकता है उनके इस क्रिएशन का. तो उन्होंने जैसे ही वो इन्वेंशन हुई या बनाई उन्होंने, तो उन्होंने बोला नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स. ये आप जानते हैं भागवत गीता से लिया गया था. अब क्योंकि मैं आ गया हूँ, सो आई विल बिकम, मतलब एटॉमिक बॉम्ब के लिए कहा जा रहा है, आई विल बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स. तो अब और ओपनहाइमर का सारा जो लेफ्ट ऑफ द लाइफ था, है ना, जो बचा हुआ जितना भी उनकी जिंदगी थी उसके बाद, पर्सनल लाइफ उनकी, उन्होंने बेसिकली इसके बुरे इफेक्ट, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए एटॉमिक बॉम्ब का, न्यूक्लियर एनर्जी के इस एस्पेक्ट का, उसी में व्यतीत किया सारा जो लाइफ उसके बाद की थी. तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है. और वैसे ही अभी इलॉन मस्क का जो भी एग्जांपल देख रहे थे, पहले ओपन एआई बनाओ, ये करो, जितना प्रोग्रेस हो सकता है, फिर उसके बाद सबसे फिर मे बी उनकी भी पूरी लाइफ बची हो जो ऐसा होगा नहीं, बिकॉज ही इज सो ऑब्सेस्ड विद मार्स एंड planets and all that. तो इसीलिए इन्होंने ओपनहाइमर को कोट किया है. ओके. और वही टेक्नोलॉजी पे जाता है, ना ही केवल इस इंसिडेंट को हम एक नैरो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यही रेलेवेंट होता है कि हर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए जब आती है ना, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, हर तरह की चीज़ का ऑपोजिशन तो होता ही होता है, क्योंकि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो उसको अपोज करते हैं. ठीक है, कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं देने, अगर हम सोशली बात करें तो यहाँ पढ़ने नहीं देने जाना, लेकिन इसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है कई लोगों का, क्योंकि लड़कों के लिए जॉब कम हो जाएगी इसलिए लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए. आज भी बहुत सारी पंचायत कई हैं जो ये चीज़ कोट करती हैं. ऑब्वियसली ऐसा बहुत कम है, बट स्टिल कि लड़कियों को जॉब्स, अभी हमने रिसेंटली केस स्टडी भी डिस्कस की थी, द हिंदू में ही आई थी, कि लड़कियों को जॉब इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि लड़कों की जॉब्स खा जाती हैं. अरे सिखाओ फिर उनको केपेबल बनना. और इस पे एथिक्स पे आई थिंक केस स्टडी आ भी चुकी है किसी साल में. तो वैसे ही हर चीज़ का ऑपोजिशन होता है, और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का भी ऐसी ऑपोजिशन हुआ. ठीक है, तो वही कहीं कहीं चीज़ें यहाँ आप अपने ऐसे में भी कोट कर सकते हैं जो यहाँ लिखी हैं, जैसे जोहानस गुटनबर्ग ने 1436 में कैसे जब इन्वेंशन किया प्रिंटिंग प्रेस का, तो उनको ऑपोजिशन मिला कि कैसे मॉन्क्स जो हैं जो इधर उधर वॉन्डर करते हैं अपनी चिट्ठी पहुंचाने के लिए या अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, वो लेजी हो जाएंगे क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ही आ गई है. ठीक है, तो जैसे कि कहा गया उस समय, द वर्ड ऑफ गॉड नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड बाय प्रीस्ट नॉट स्प्रेड अबाउट लाइक डंग, है ना, सब कुछ हर किसी की जगह पहुंच जाएगा आपका मैसेज, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है ना, एंड ऑल ऑफ दैट. और वैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे जब निटिंग लूम आया तो स्किल्ड वीवर्स का काम चला जाएगा, वैसे ही हर चीज़ होता है. आज कुछ भी आ रही है, अब एआई आएगा तो सबको यही डर है कि इंजीनियर्स की जॉब चली जाएगी. ये होता ही होता है, इसमें ऑफ कोर्स कहीं वैलिड रीजंस भी हैं, है ना. मोर ओके, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर हम देखें कि क्या इम्पैक्ट होगा डेटा प्रिवेसी पे, डेटा रेवोल्यूशन या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, इंडिविजुअल राइट्स पे, ये सारी बातें डिस्कस की जाती हैं. देर इज मच इन दीज रिएक्शंस, बट अब वही ऑथर क्या कहते हैं ना, दिस इज वेरी स्मार्ट, कि बिल्कुल कहीं चीज़ें इसमें हैं बिल्कुल वैलिड हैं. ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए अगर ये इनोवेशंस जो हमने देखी, जिनका अगर आविष्कार नहीं हुआ होता या चेंजेस नहीं हुए होते, तो शायद सोसाइटी और बेकार ही होती. ठीक है, ये चीज़ है, सोसाइटी वुड हैव डेफिनेटली बी वर्स ऑफ, और इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, कि अगर ये सब कुछ ना आया होता तो सोसाइटी वही सती प्रथा और ये सब, खैर आई एम टेकिंग इट टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, पर प्रिंटिंग प्रेस आया, चीज़ें फैली कि आपके हक हैं ये, या विडो रीमैरिज हो सकता है. अगर हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल के समय की बात करें तो ये वर्ड पहुंच पाया ना प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से. राजा राम मोहन रॉय को जब हम पढ़ते हैं तो यही तो कहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस की यही सबसे बड़ी कीमत है. तो अगर ये ना हुआ होती चीज़ें तो ऑफकोर्स सोसाइटी बेकार होती एट अनदर लेवल. लेकिन एक और स्तर पे अगर हम सोचें, आई वंडर हाउ इन द एब्सेंस ऑफ, अब देखिए एक और चीज़, अगर मैं आपको बताऊं तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही रेमेडी है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस की. आप सोचिए कि अगर आज ग्लोबल वार्मिंग है, राइट, वो टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, थिंग्स लाइक दैट. पर आज
टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही तो हम उसको रोक पा रहे हैं ना। अगर हम कहते हैं सोलर प्लांट लगाओ, तो सोलर प्लांट भी तो एक टेक्नोलॉजी की उससे ही हमने सीखा है। या हम कहते हैं कि कोरल्स हम बचा लेंगे, एक कोरल टेक्नोलॉजी जो है बचाने की उससे, तो वो टेक्नोलॉजी है ना। अगर डिसरप्ट टेक्नोलॉजी ने किया है तो बचाएगा भी तो टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी इज द पिनेशिया फॉर टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स ट्रू, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द ऑथर इज सेइंग हियर, ऑफ कोर्स on a very different note. One reason the world is still hopeful of tackling global warming is that technology has rendered clean energy as a competitive alternative to fossil fuels. Further technological progress should enable this. वही हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं कि कैसे हम कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं पोरस रॉक्स के अंदर। क्या है ये? दिस इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी। हम कहते हैं हाइड्रोजन से हम गाड़ियां चलाएंगे, कैसे? टेक्नोलॉजी। ओके, दैट वुड बी अ ट्रांसफर। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चलता है, ऑल्दो ये चीज़ यहाँ लिखी नहीं है, पर हमें इससे ये पता चलता है कि हम बेटर एआई भी तो बना सकते हैं, हम एथिकल एआई भी तो। अब आज सुनने में शायद इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन होगा तो यही आने वाले समय में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो चैट जीपीटी के जो क्रिएटर हैं या जनरेटर है, वो भी तो यही कहते हैं कि चैट जीपीटी में क्या है। अब आप कुछ भी बुरा लिख के देखिए चैट जीपीटी पे, वो उसको आंसर ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि, और अगर जैसे कुछ भी रेसिस्ट या कोई भी बायस्ड व्यू आपको चैट जीपीटी के थ्रू से आंसर मिलता है इस तरह का, तो आप उसे डाउन थम कर दीजिए। तो जितने थम्स डाउन होंगे वो चीज़ एक फीडबैक देगी और फिर उसको इरेडिकेट किया जाएगा। ऑल्दो इट वुड बी वेरी टाइम टेकिंग, सबसे आइडियल सिचुएशन ये है कि इस तरह की चीज़ें मिले ही ना, हमें कभी बायस्ड आंसर्स मिले ही ना, तो उसके लिए काम किया जाएगा। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी इज द ओनली panacea फॉर टेक्नोलॉजिकल disruptions। वही चीज़ यहाँ लिखी है। एज आई सेड, आई एम नॉट clear where to pitch my flag, but I sense the real problem is not the unbridled momentum of AI. It is the international community's inability to look beyond the narrow linguistic interest towards a collaborative effort to address the problems of the global commons. Okay, you're not just interested in looking for the solutions. Pause on AI will not solve this underlying problem. On the contrary, it may exacerbate it by diminishing technology's talismanic power. Now, here comes Gandhiji's talisman. Okay. G7 should adopt risk-based AI regulation, says digital ministers. Now this is very important. आप जानते हैं G7 meets and ये जो जापान होस्ट कर रहा है क्योंकि G7 को, तो group of 7 advanced nations should adopt risk-based regulation. जो रिस्क है AI के, केस बाय केस बेसिस पे उसे केस स्टडी के बेसिस पे समझा जाए और फिर उसके लिए रेगुलेशंस होनी चाहिए। ओके, ये किसने कहा है? G7 कंट्रीज के डिजिटल मिनिस्टर्स ने। ओके, अब आप जानते हैं कि दे आर जस्ट सो मच इन रश कि AI एक्ट लाया जाए। कैसे? आप जानते हैं चैट जीपीटी तो एक रेवोल्यूशन बन गया है। चैट जीपीटी का जो जिस तरह से हमने स्प्रेड देखा है, शायद ही किसी और ऐप का देखा है इस तरह से रिसेंटली। ओके, बट सच रेगुलेशन शुड ऑल्सो प्रिजर्व, ऑफ कोर्स। जैसे कि अभी हम देख रहे थे, रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं वो ओपन और एनेबलिंग एनवायरनमेंट को ही ना कर्ब कर दे, तो उसे प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। यही G7 मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ AI टेक्नोलॉजीज एंड बी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। G7 मिनिस्टर्स सेड दिस इन अ जॉइंट स्टेटमेंट। ओके, जो 2 दिन की मीटिंग हुई है जापान में। और भी बहुत बातें कि कैसे हमने रिकॉग्नाइज तो किया है कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत है कॉमन विजन की और एक ट्रस्ट वर्दी AI बनाने की, तो इसीलिए वी हैव कम अक्रॉस। और वही बातें, EU लॉ मेकर्स ऑन थर्सडे रीच्ड तो एक प्रिलिमिनरी अग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं कि कैसे एक नया ड्राफ्ट होगा ऑफ द अपकमिंग AI एक्ट का। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी। और हम देखिए, आप हम संडे के भी आर्टिकल साथ साथ में ही कवर कर रहे हैं। ओके, 11 dead after inhaling toxic gas in Ludhiana. Now this you know very well. I think हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे इसका और बहुत सारी बातें कि कई लोग का ये कहना है कि कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो नहीं दिखा रहे कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, पर जो ड्रोन सर्वे है वो ये बता रहा है कि जो स्प्रेड हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड का। पर लेट्स सी व्हाट कम्स अप। तो 11 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, उसमें से 3 बच्चे थे, एक फ्रॉम अ फैमिली, दे डाइड एंड 4 वर टेकन, और 4 लोग
अभी आउट ऑफ डेंजर हैं, जो वहाँ से उन्हें रेस्क्यू किया गया आफ्टर इनहेलिंग टॉक्सिक गैस इन लुधियाना ऑन संडे। ओके, ग्यासपुरा रीजन में बेसिकली ये हुआ है, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड बेसिकली इसका सोर्स क्या है ये नहीं पता, कहाँ से लीक हुई क्या, पर हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसा कहा जा रहा है कि ये रीज़न हो सकता है। पैनिक स्प्रेड, और पैनिक स्प्रेड हुआ जैसे ही लोग जब एक ग्रोसरी स्टोर पे गए इन द मॉर्निंग, दे फेंटेड, फिर बहुत ही जल्दी एनडीआरएफ की टीम्स गई, जैसा कि आप देख सकते हैं, और फिर ड्रोन सर्वे के माध्यम से और बहुत इस तरह की चीज़ों से पता चला हाइड्रोजन सल्फाइड है, पर एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या रिलेशनशिप है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द केरला स्टोरी इज एन अटेम्प्ट टू स्प्रेड हेट प्रोपेगेंडा। सीएम, ये आर्टिकल पिछले 2-3 दिनों से इस तरह, द केरला स्टोरी जो मूवी है उस पर ये आर्टिकल इस तरह के आ रहे हैं, पर मैंने उसको तब डिस्कस इसलिए नहीं किया बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि ओके समथिंग वुड कम अप, मे बी स्टोरी प्लॉट क्या है स्टोरी का ये बताया जाएगा, तो इसीलिए हम आज इसे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा है, जस्ट लेट मी टेल यू कि केरला चीफ मिनिस्टर कह क्या रहे हैं, क्योंकि चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, दे हैव कम टुगेदर, दे आर ऑन द सेम पेज एज फार एज द केरला स्टोरी इज कंसर्न्ड। ओके, तो जैसे कि सीएम कहते हैं पिनाराई विजयन, उनका कहना है कि जो अपकमिंग मूवी है केरला स्टोरी, ये कुछ नहीं है, एज ही सेज, ये संघ परिवार की फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ लाइज है ना, मूवी इज अ फैक्ट्री ऑफ लाइज, झूठ फैलाने की बातें। कैसे वर्ल्ड कैसे देखेगा केरला को, आज तक हमें एजुकेशन हेल्थ इन सारी चीज़ों की वजह से देखा जाता है, अब आपने साफ बस यही कह दिया कि केरला से टेररिस्ट पैदा होते हैं, केरला में ही लव जिहाद होता है, या ये सारी बातें आपने इस मूवी के माध्यम से दिखाई हैं। ओके, तो उन्होंने कहा है कि हम लीगल एक्शन भी लेंगे जो इन तरह के एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ऐसे नहीं मूवी के खिलाफ नहीं, पर जो कम्युनलिज्म बेसिकली। तो सीएम कहते हैं कि अगर आप एक ग्लांस देंगे ट्रेलर पे, जो मई 5 को आई थिंक रिलीज होने वाली है मूवी, तो अगर आप एक ट्रेलर देखेंगे तो आपको ये इंप्रेशन मिलेगा कि डेलिबरेटली इसको प्रोड्यूस किया गया है विद द एम ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन और हेट प्रोपेगेंडा केरला के खिलाफ फैलाने के लिए। तो आप केरला को, जिसे हम सेक्युलरिज्म का लैंड जानते हैं, जहाँ पे सारे धर्म के जो लोग हैं, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, बहुत सारी जगहों पे सामूहिक विवाह जो हो रहे हैं, तो तीनों कस्टम्स के साथ में हो रहे होते हैं, आप देखिए आपको पता होगा। तो ऐसे सीएम कहते हैं कि यू डूइंग नथिंग बट प्रेजेंटिंग सेक्युलरिज्म के बूमिंग को एज द सेंटर ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो ये कुछ नहीं है, बस संघ परिवार का प्रोपेगेंडा है, इनका ये कहना है, प्रोपेगेंडा फिल्म्स एंड द अदरिंग। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, मुस्लिम्स की अदरिंग कर रहे हो, यानी कि वो सेकंड सिटीजन में नहीं, बेसिकली वो कोई और लोग हैं जो गलत काम ही करते हैं, मूवी से ऐसा लग रहा है। मूवी का प्लॉट सुनेंगे तो ऑफ कोर्स, क्योंकि वैसे है तो निर्धारित इस ऑफ कोर्स सच इंसिडेंट्स पे, आई विल टेल यू कि मूवी का प्लॉट है क्या। ओके, तो एंड द अदरिंग ऑफ मुस्लिम्स शुड बी व्यूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस। तो ऐसे सीएम कहते हैं कि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ये मूवी क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि जो संघ परिवार है वो केरला में, ही इज़ बेसिकली रेफरिंग टू प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली आप जानते हैं क्रिश्चियंस से मिल रहे हैं काफ़ी केरला जाके, पहले ईस्टर पे भी, और बहुत कुछ हम आउटरीच देख रहे हैं, बिकॉज जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वहाँ जाके, अगर आप थोड़ा भी पॉलिटिकली एक्टिव है, कि अगर गोवा ने हमें अपना लिया, त्रिपुरा ने हमें अपना लिया, तो केरला भी हमें अपना लेगा, क्यों क्रिश्चियंस बीजेपी को पसंद नहीं करते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो सीएम है वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सबको समझ आता है कि मूवी है ही इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे वही करना चाहते हैं जो बाकी स्टेट्स में जाके कर रहे हैं, आपका यहाँ कोई इनरोड्स है नहीं, सो दिस इज हाउ यू वुड गेट योर okay, the statement comes at a time when so everybody is on the same page, the opposition to UDF LDF, they are together in this, in the rebuking of the movie. Mr. Vijayan said the allegations of love jihad were dismissed by, हाँ, तो जो लव जिहाद का शब्द यूज़ किया जा रहा है और जैसे मूवी में डिपिक्ट किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारे और कोर्ट्स ने, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, होम मिनिस्ट्री तक ने, इनफैक्ट सब ने कहा है कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में भी इनफैक्ट यही कहा गया है। तो जब लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं तो इसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। Yet in the film, this false allegation is made that the main premise of the story, only because of the eagerness to humiliate Kerala in the front of the world. So they are saying, of course, this is how you would humiliate, the land of secularism in the entire world. उनकी सबकी आंखों में हमें कैसा प्रेजेंट किया जा रहा है। तो बेसिकली द केरला स्टोरी में क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इफ आई टेल यू वेरी लूजली
कि ये टेररिज्म के बारे में बात करती है, कैसे जो ISIS रिक्रूटमेंट, और ये ऑफ कोर्स आप बहुत बार न्यूज़पेपर्स अगर आप लोकल न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते हैं ना, हिंदुस्तान, ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट लोकल, बट इस तरह की हिंदी न्यूज़पेपर्स या फैक्ट बेस्ड न्यूज़पेपर्स, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह अगर आप कवर करते हैं, इट इज़ नॉट लोकल, दैट्स माई मिस्टेक। वैसे अगर आप लोकल न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें ऐसे आता है कि इतने लोगों को रिक्रूट किया गया, इतनी विमेन रिक्रूट हुई हैं ISIS में, है ना। तो वैसे वही सारा प्लॉट दिखाया गया है इसमें, कैसे होता है बेसिकली गर्ल्स के साथ क्या होता है कि उनको पहले प्रेग्नेंट किया जाता है मुस्लिम मैन द्वारा, और क्योंकि फिर यू आर प्रेग्नेंट नाउ विद समबडीज बेबी, और शुरुआत में वो ऐसा मूवी में दिखाया जा रहा है, शुरुआत में वो खुद को हिंदू बताते हैं या क्रिश्चियन बताते हैं, जैसे भी जो भी धर्म के आप हो, ठीक है, लेकिन फिर जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो फिर आप कहते हो कि अब शादी करो या कुछ भी, तो फिर वो कहते हैं ठीक है फिर अब शादी कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मूवी में दिखाया जा रहा है, मैं बस आपको मूवी का प्लॉट बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर आपको कन्वर्ट किया जाएगा, तो फिर आप कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जब आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो शादी के बाद सीधा आप लैंड क्या करते हैं, सीरिया या अफगानिस्तान, क्योंकि आप अब बन चुके हैं IS टेररिस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली मूवी में दिखाया गया है। बहुत सारे कैरेक्टर्स को उठाया गया है, जैसे आप कुछ नाम भी जानते हैं, शालिनी, है ना, कि कैसे शालिनी नाम की एक लड़की है, अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। शी इज़ अ रूरल गर्ल जो एक नर्स बनना चाहती है, लेकिन कहाँ पहुँच जाती है, ISIS टेरर कैंप में, एक फॉरेन लैंड में। ओके, तो वही कैसे केरला से ट्रैफिक किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, टेररिस्ट कैंप्स में भेजा जाता है लड़कियों को, ये सब कुछ बताया गया है। और फिर शालिनी ऐसे इट्स वेरी आप कह सकते हैं बोन चिलिंग टीजर है एक, आप कैसे कहती हैं, माय नेम वाज शालिनी उन्नीकृष्णन, आई वांटेड टू हेल्प पीपल एज अ नर्स, नाउ आई एम फातिमा एन IS terrorist in prison in Afghanistan. I'm not alone. मैं अकेली नहीं हूँ. 32,000 more girls like me have been converted and imprisoned in Syria and Yemen. So this is how it starts. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि उसमें दिखाई गई हैं, और कैसे ये भी बताया गया है कि कैसे कुछ इस्लाम के जो प्रीचर्स होते हैं वो बुर्खा को ग्लोरीफाई करते हैं, कैसे लड़कियों को ढकने में हेल्प करता है, उनकी डिग्निटी को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, और कैसे उन्हें ये बता दिया जाता है, ऐसा मूवी में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ बीइंग टेकन इन अ बैड लाइट। मूवी में ये दिखाया जाता है कि आप सिर्फ अल्लाह को वर्शिप करें तो आप सही रहेंगे, और भगवान कुछ नहीं होते, हिंदू डीटीज़ और क्रिश्चियन डीटीज़ उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो ये सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है, मूवी में। इसीलिए कहीं चीज़ें तो देखिए ऑफकोर्स रियल फैक्ट पे आधारित हैं, रियल स्टोरीज़ हैं, तो कहीं चीज़ें ऑफकोर्स सही हैं। अब कश्मीर फाइल्स में भी जो आप जानते हैं, तो यही बात थी। खैर अब हम बाकी आर्टिकल्स देख लेते हैं। स्ट्रे डॉग्स एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए क्या है ना, स्ट्रे डॉग्स का जो टॉपिक है उस पे एथिक्स की केस स्टडी, उस पे जो ABC रूल्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, जिनको बहुत रिसेंटली अमेंड किया गया है, जो हम 3 से 4 बार डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन अब एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसके लिए आप शायद लीस्ट प्रिपेयर्ड होंगे, कि कैसे अर्बनाइजेशन और स्ट्रे डॉग्स लिंक्ड है, क्योंकि अर्बनाइजेशन GS1 का आपका टॉपिक है, आप अपना सिलेबस उठा के देखिए। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैसे पुअर वेस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे डॉग बाइट्स लिंक्ड हैं, ठीक है। तो उसका कुछ एक्सर्प्ट हम यहाँ देख लेते हैं। आपको याद होगा अप्रैल में एक 65 ईयर ओल्ड वुमेन श्रीनगर पे अटैक किया गया उन्हें स्ट्रीट डॉग्स द्वारा आउटसाइड हर होम। अब देखिए एक गार्बेज कलेक्शन पॉइंट है जिसमें बहुत सारा फूड और पोल्ट्री वेस्ट जो है वहाँ कलेक्ट किया जाता था उनके घर के बिल्कुल सामने, ठीक है। और उस गार्बेज पॉइंट में बेसिकली बहुत सारे डॉग्स होते थे, फ्री रोमिंग डॉग्स। और फिर जैसे ही अपने घर से वो निकली, उन डॉग्स ने जो गार्बेज खाने ही आए हुए थे, मे बी शायद उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला, या जो भी रीज़न होगा, होता तो यही है, खाना ढंग का नहीं मिलता, तो पॉसिटी ऑफ फूड, तो इस वजह से दे अटैक ऑन ह्यूमंस। तो और आप जानते हैं ये पहली रिपोर्ट नहीं है, हम खुद अपनी वीडियोस में कम से कम 5 केसेस डिस्कस कर चुके हैं। 4 ईयर ओल्ड बॉय इन हैदराबाद, हाउ वाज ही किल्ड। लेकिन फिर हमें बाद में रिपोर्ट ये भी मिलती है कि वो बच्चा ही टीज किया करता था बहुत ज़्यादा, और उसके फादर को काफ़ी बारी सोसाइटी के लोगों ने कहा था कि इसको बोले छेड़खानी ना करा करे, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें।
ये frequent reports हैं जो dogs की attacking people to death have made the management of stray dogs an administrative and legal issue. It has reached the Supreme Court. Every government is doing something about it. What do dog bites have to do with the poor waste management? अब देखिए कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि एक सिटी की कितनी एबिलिटी है टू सपोर्ट अ स्पीशीज, यानी कि कितना फूड अवेलेबल है और कितना शेल्टर अवेलेबल है डॉग्स के लिए. ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डॉग्स कितनी है एक सिटी के लिए. ओके, तो जो हम फ्री रेंजिंग डॉग्स देखते हैं, अगर ये फैसिलिटीज़ कम होगी तो ऑफ कोर्स वो कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी रोम करेंगे, जहाँ खाने की तलाश में उन्हें जहाँ मिल जाए. फिर वो ऑफ कोर्स सोचते हैं कूड़े में से तो हमें कुछ मिल ही जाएगा, राइट. तो डॉग्स दस कॉन्ग्रीगेट अराउंड अर्बन डंप्स सच एज लैंडफिल्स ड्यू टू फीडिंग अपॉर्चुनिटीज. और आप जानते हैं कि जिस तरह का पॉपुलेशन बूम हम इंडियन सिटीज़ में देख रहे हैं, जिस तरह का अर्बनाइजेशन हम देख रहे हैं, और ऑफकोर्स जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट क्रिएशन. जैसे कि यहाँ लिखा है कि हर एक इंसान, हर इंडियन होम एवरेज 50 kg ऑफ फूड वेस्ट पर पर्सन जनरेट करता है. ये रिपोर्ट्स बता रही हैं. ओके, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की ही रिपोर्ट बताती है. तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट फूड वेस्ट कितना जनरेट होता है. सो दिस ऑफ कोर्स योर वेस्टेड फूड वुड ऑफ कोर्स बिकम फूड फॉर द डॉग्स, द फ्री रोमिंग डॉग्स. ओके, तो वही बातें यहाँ लिखी हैं. अर्बन डॉग्स आर बिलीव टू हैव. अब देखिए एक और चीज़, हर एक जैसे एक लिविंग बीइंग है, उसके बिहेवियर में, कंडक्ट में चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेलिटी दैट और द एनवायरनमेंट दैट ऑर्गेनिज्म इज इन. तो वैसे अर्बन डॉग्स और रूरल डॉग्स अलग हैं. अर्बन डॉग्स कैसे पले बड़े हैं या कैसे नर्चर किए गए हैं एक फास्ट डेवलपिंग सिटी में, राइट, या मुंबई है, कोलकाता, दिल्ली है ना, बेंगलुरु, ये बहुत ही बढ़ती हुई, जैसे आप कंपटीशन में लगे होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, वैसे ही ये डॉग्स भी बहुत ही फास्ट पेस्ड सिटीज़, इधर उधर गाड़ियाँ चलती रहती हैं, ये कल्चर हो जाते हैं. आपको लगता है कि कैसे ये खुद को बचा के भाग जाते हैं बहुत बड़ी, या कैसे रेड लाइट, सब कुछ इन्हें समझ आ जाता है. ठीक है, ये 2014 की एक स्टडी बताती है, और बिहेवियरल स्टडीज ऑफ कोर्स यही बताती हैं. तो जो और ये स्टडी ये भी बताती है कि डॉग्स एक थ्रेट नहीं है ह्यूमन वेलबींग के लिए. ओके, तो अगर हम प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, हम टॉलरेंट रहेंगे डॉग्स के प्रति और फ्रेंडली एटीट्यूड रखेंगे, तो हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं पीसफुली. ओके, तो क्या अर्बनाइजेशन रोल प्ले करता है. जो सिटीज़ हैं, आप जानते हैं कि स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन, अभी हमने देखिए लाइफ स्टॉक सेंसस जब देखा था 2019 का, तो 1.5 करोड़ हम कहते हैं कि डॉग्स हैं, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी अंडर रिपोर्टेड. ऐसा हो ही नहीं सकता, कितने कुत्ते होते हैं, ये तो बिल्कुल ही झूठ है. तो इसीलिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हैं जो कहते हैं कम से कम 6.2 करोड़ डॉग्स हैं इंडिया में, which I think is more reliable. Well, I should not be going into that. The number of dog bites has simultaneously doubled, और फिर 2012 से 2020 के बीच में जो dog bites हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं. Okay, between 2012 to 2020 इंडिया ऑल्सो शोल्डर्स, और साथ ही में सबसे ज़्यादा रेबीज़ के जो केसेस आते हैं वो भी इंडिया में से आते हैं पूरे वर्ल्ड में. ओके, एंड अकाउंट्स फॉर अ थर्ड ऑफ ग्लोबल डेथ कॉज ड्यू टू द डिसीज. उसमें हम नंबर 1 नहीं है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं, पर फिर भी थर्ड होना भी बुरी बात ही है. ओके, in 2015 a study conducted in 10 Indian metro cities found a strong link between human population, amount of municipal and food waste generated, and the number of stray dogs in the cities. तो बहुत सारी इन तीनों चीज़ों में लिंक्स बताए गए. ठीक है, कि कैसे सिटीज़ डेवलप कर रही हैं तो सॉलिड वेस्ट और जनरेट होता है, सॉलिड वेस्ट जितना जनरेट होता है तो और साथ ही में इसके साइमल्टेनियसली एक और चीज़ कि जब स्टेरिलाइजेशन नहीं होती डॉग्स की, तो और डॉग पॉपुलेशन बढ़ती रहती है. तो प्रोलिफरेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स भी चल रहा है, साथ साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, साथ साथ में जगह आप सेम शेयर कर रहे हो, तो इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग फॉर समटाइम्स इवन डॉग्स के आपके साथ एडजस्ट करें. हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम पत्थर मारते हैं उनको, हम मतलब हम नहीं पर लोग, ठीक है, और वो आपको काटते हैं. यही होता है. While there is no evidence to show that a rising population and municipal waste, okay, वही सारी देखिए बहुत यहाँ लिखी है. तो क्या बेसिकली इंडिया को अगर ये मैनेज करनी है प्रॉब्लम, तो इंडिया क्या करे. तो हमारा अभी तक ये रहा है कि ABC प्रोग्राम,
एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम लेकर आए हैं, उसको सही से इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं वो ट्रैप करें, स्टेरलाइज करें, फिर रिलीज कर दें दोबारा डॉग्स को, वह बच्चे और आगे प्रोड्यूस नहीं होंगे। सेकंड, क्या हमारा आज तक रिस्पॉन्स रहा है कि हम रेबीज कंट्रोल मेजर्स लिए। ये तो अपने बर्थ कंट्रोल देख लिया, रेबीज कंट्रोल भी तो लेना है वैक्सीनेशन ड्राइव्स के माध्यम से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सफर करती है ना। लोगों को डॉग बाइट के हेल्थ इम्प्लीकेशन ही नहीं पता, लोग वैक्सीन नहीं लगवाते, पता नहीं क्या हल्दी चीनी क्या लगाने लग पड़ते हैं। तो दिस इज इनसेन, यू हैव टू डू समथिंग, सो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट। इरेगुलर, अब देखिए द हिंदू के कल के न्यूज़पेपर में टॉप जो न्यूज़ आर्टिकल है वो यही है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ रेबीज वैक्सीन, शॉर्टेज ऑफ रेबीज वैक्सीन है भारत में। दिस इज ऑल्सो अ थिंग, मे बी लोग इंजेक्शन लगवाना चाहते हो, अब इंजेक्शन की कमी होती है, ये तो खैर आई हैव सीन दिस। तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है और ये वैक्सीन महंगी भी आती है, आपको अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको इतना ही है ना, तो फिर जाके ले आओ खुद बाहर से, तो आप ये बोल दो कि ले आओ। और खैर बहुत सारी चीज़ें, डीले इन सीकिंग ट्रीटमेंट्स, वही लोग ही नहीं ट्रीट करते खुद की, उनको लगता है सब ठीक हो जाएगा और हो बहुत कुछ जाता है। अ लैक ऑफ नेशनल पॉलिसी, हमारे पास नेशनल पॉलिसी नहीं है जो कि ज़रूरत है। अरे अर्बनाइजेशन एक छोटी बात नहीं है, जो चीज़ें हमें लगता है ना, इतने इतने सॉफ्ट इश्यूज पे क्यों ध्यान रखना, फिर वो जो सॉफ्ट इश्यूज होते हैं वो कब हार्ड इश्यूज बन जाते हैं वो हमें पता नहीं चलता। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, नाउ व्हाट इज इट। आप जानते हैं बारसू के बारे में, बारसू प्रोटेस्ट जो चल रही हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बारसू ऐसे कुछ कुछ चीज़ें, सिटीज़ के बारे में आपको पता, विलेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए जो न्यूज़ में है। अगर रत्नागिरी में इतना बड़ा रिफाइनरी प्रोजेक्ट बन रहा है और उसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है कोई भारी मात्रा में, आप देखिए न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है ये पिछले 2-3 दिन से, तो इट इज़ समथिंग यू विल हैव टू कवर। तो अप्रैल 25 को महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है सॉइल टेस्टिंग कंडक्ट करना। कहाँ पर, राजापुर तहसील के बारसू विलेज में इन द कोस्टल। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वो कोस्टल है, कोंकण रीजन में आती है, ठीक है, कोस्टल एरिया, कोस्टल रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, टू नो क्या साइट सूटेबल भी है जो हम प्रपोज करते हैं एक $multi-billion रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड प्रोजेक्ट। तो सॉइल टेस्टिंग करने की जरूरत है उसके लिए पहले। तो इसको संसार का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश है। अगर हम अप्रैल 2022 की बात करें तो इंडिया की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी इज 251.2 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। तो हम सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनर है एशिया में, फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम नॉट द फर्स्ट लार्जेस्ट, ठीक है, एशिया में, एंड नॉट इवन द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड तो आपको पता ही है, तो आपके प्रेजेंस के परस्पेक्टिव से व्हाट इज द बारसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट। The project, which is expected to have a capacity of 60 million tons per annum, ये एक joint venture है और आई थिंक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा बिल्कुल, सऊदी अरामको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पर HPCL। तो ये सारे कंपनीज के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। सऊदी अरामको आपको बेसिकली पता होना चाहिए। और प्रोजेक्ट को इनिशियली 2014 में सोच विमर्श इस पे की गई थी, ठीक है, और 3 लाख करोड़ बेसिकली वी बिलीव इट वुड कॉस्ट। Besides fuel, the project also proposes to develop various downstream petrochemicals to meet India's fast-growing petrochemical demand. Okay, तो रिफाइनरी के साथ साथ हम यानी कि फ्यूल के साथ साथ हम और पेट्रोकेमिकल्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बनाने की सोच रहे हैं। इनिशियली द प्रोजेक्ट वाज सपोज टू पहले कहीं और आना था, पर फिर अब बारसू में सोचा है। तो वहां पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिली, शिवसेना खुद काफी खिलाफ थी इस चीज के। अब विलेजर्स ने कैसे रिएक्ट किया है, जो हंड्रेड्स ऑफ रेजिडेंट्स हैं बारसू सोलगांव रीजन के और आसपास के विलेजेस के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के इस डिसीजन को, क्योंकि इसका बहुत ही पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है इन्वायरमेंट पे, लाइवलीहुड्स पे, लोकल कम्युनिटीज के, ठीक है। द प्रोजेक्ट साइट इज इन अ रीजन जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, बहुत ही सारी स्पीशीज हैं वहाँ पे, फ्लोरा और फौना की जो एंडेमिक है इस एरिया में। कोंकण रीजन आप जानते हैं, मैंगो ऑर्किड्स वहाँ पे उगते हैं और है ना, और जैक फ्रूट, कैशू प्लांटेशंस,
और द विलेजर्स ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न कि उनके पोटेंशियल हेल्थ इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट की वजह से तो हेल्थ इम्पैक्ट्स हो ही सकते हैं, पोल्यूटेंट्स निकलेंगे इतने सारे। तो खैर, लेकिन सरकार कहती है कि ग्रीन रिफाइनरी है, पोल्यूटेंट्स जैसा कोई चीज़ नहीं होगी। और देख लेते हैं, और लोकल्स का ये भी कहना है कि जो कोंकण लोग हैं, दे ऑलरेडी सफर फ्रॉम एयर पोल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, सो अ लॉट ऑफ कोल फायर्ड पावर प्लांट्स देयर। मैनी फार्मर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न कि वो अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड खो देंगे अगर जो उनके पास बचा हुआ लैंड है वो भी प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर कर लोगे। लोकल्स कहते हैं कि देखिए, कोस्टल एरिया में क्यों बनाना है आपने, एरिड जोन में जाओ। आप कहते हो 1 लाख जॉब्स बनेंगी तो वहां दो, विदर्भा चले जाओ, मराठवाड़ा जाओ, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट गवर्नमेंट स्टैंड, स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है उन पे। तो जो शिंदे फडणवीस सरकार है, दे हैव स्टार्टेड इशूइंग लैंड एक्विजिशन नोटिसेस। पहले ही उन्होंने 6 विलेजेस की जो रेजिडेंट्स हैं उनको दे दिया है ताकि हम 2200 एकड़ के करीब जमीन एक्वायर कर सकें। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं बेसिकली, लेकिन जो शिंदे फैक्शन है वो बेसिकली दे डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ द पीपल। तो वो थोड़ा कहते हैं कि कंसेंट के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे इस रत्नागिरी के प्रोजेक्ट पे। पर वही, व्हाई इज दिस इज नॉट रेलेवेंट। ओके, निकोबार प्रोजेक्ट वायलेट्स ट्राइबल राइट्स, एसटी पैनल। तो देखिए, यहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते हैं, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, NCST, तो वो बेसिकली इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कई रीजंस की वजह से खिलाफ है। ओके, तो उनका क्या कहना है कि ये जो रूल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जो 2017 के FCR रूल्स हैं, वैसे तो कुछ रूल 2017 के हैं, कुछ 2022 एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो 2017 के जैसे यहाँ पे भी लिखा है, ओके। तो वो रूल्स क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई भी, देखिए आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये रूल्स ये कहते हैं कि अगर किसी भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना है, ठीक है, तो किसी और प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको पहले क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रेकग्नाइज करने हैं पहले कि ये फॉरेस्ट राइट्स है किसके पास, ये लैंड राइट्स है किसके पास। ऑफ कोर्स वहाँ के विलेजर्स के पास है, ये तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कहते हैं ना, जो हमेशा से इंडिजिनियस कम्युनिटीज वहाँ रह रही हैं, उनके कम्युनिटी राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स, ये सब वगैरह। तो पहले क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन राइट्स को रेकग्नाइज करना है अपने डॉक्यूमेंट में, और ये राइट्स को वेस्ट करना है टू लोकल्स अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है। फिर उसके बाद रूल्स कहते हैं, जब आपने पहले पेपर पे लिख दिया राइट्स इनके हैं, अब जिनके राइट्स आपने बोल दिए कि इनके राइट हैं, अब उनसे कंसेंट चाहिए, ठीक है। तो फिर आप बेसिकली स्टेप के बाद के, ये स्टेप नंबर 1 था, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये जो राइट्स होल्डिंग ग्राम पंचायत है, इनसे कंसेंट मांगेंगे डाइवर्जन के लिए लैंड का, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करने के लिए, ताकि जो इंडिजिनियस फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। इस केस में क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस तरह का क्लेम या कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई वेस्टिंग ऑफ राइट्स नहीं हुई, एक बस स्पेशल ग्राम सभा मीटिंग बुला ली गई और रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया लाइन डाइवर्जन के लिए। ये NCST कहती है कि बुरी बात है। ओके, तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की आप जानते हैं, NCST रिसेंटली और भी बहुत सारी चीज़ों को अपोज कर रही है सरकार के जो रिसेंट रूल्स हैं, नो बजट कट्स और रिडक्शन इन स्टाफ ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ड्यू टू मर्जर्स, DST ऑफिशियल। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज कर रही है, प्रपोज किया है बेसिकली, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज प्रपोज्ड टू मर्ज करेंगे हम किसको, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु में है, विद जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च जो भी बेंगलुरु में ही है। ये रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज है, ठीक है। जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, RRI, इट वाज फाउंडेड बाय Sir C.V. Raman in 1948. So it is among the country's top institutes to research into theoretical and high energy physics. तो ये बेसिकली किया जा रहा है। और क्या प्रपोज किया है कि मर्ज किया जाए SN Bose नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस एंड द बोस इंस्टीट्यूट, बोथ इन कोलकाता। हमने इसको बहुत रिसेंटली डिस्कस भी किया है, ओके। और भी बड़ी सारी चीज़ें यहाँ लिखी है, द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी न्यू दिल्ली and National Academy of Sciences Allahabad will be merged into the Indian Association of Science. While India doesn't have a science academy by that name, there is Bangalore-based India Academy of Sciences. The Technology Information and Forecasting Council, New Delhi.
द इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड द ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं. ओके, तो ये एक रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज होगी यहाँ पे, तो वही चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं. ओके, सेफ्टी कंसर्न्स ओवर ई फार्मा पुट सेंटर इन अ स्पॉट. तो यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि देखिए, हमारा कोई मूड नहीं है कि हम फार्मा प्लेटफॉर्म्स को एक फ्री रन दे दें, क्योंकि जो ई फार्मेसी में क्या है कि आप केवल कोई भी मेडिसिन लेके आ सकते हैं. वो मेडिसिन आपके लिए सही है कि नहीं है ना, जो आप मेडिसिन ऑर्डर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल खुद के लिए. ऐसा आई थिंक अभी पीछे एक स्टार्टअप भी आया था जिसकी काफ़ी एड्स आया करती थी कि 2 पे 2 मेडिसिन फ्री. अरे क्या मतलब है इस बात का? ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है इट्स टू डेंजरस. Consumer safety is our primary focus. Unlimited accessibility to medicines through e-pharmacy. Sale of substandard habit-forming medicines, जिसे हम sedatives कहते हैं, mood-altering drugs कहते हैं, जो profiling of patients in bias, अरे कौन सी medicine देनी है कौन सी नहीं. तो आप फिर क्या करते हैं, कहीं हाउसेज है, फार्मेसी हाउसेज हैं, वो क्या करते हैं, वो सोच ही लेते हैं कि ये इतनी एज है इसकी, ये इतना पैसा कमा सकते हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा महंगी चीज़ें आपको मार्केट करने की कोशिश करेंगे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें. ओके, इलीगल डेटा कलेक्शन आर द मेन कंसर्न्स. जो जब आप फार्मा हब बनना चाहता है इंडिया, तो उसके क्या कंसर्न्स हैं या ई फार्मेसी के क्या कंसर्न्स हैं, वो आपको यहाँ से मिलते हैं. Okay, a cautious health ministry has maintained this despite a rap on its knuckle by a parliamentary panel asking to finalize the draft e-pharmacy rules. तो उन्होंने कहा अभी हमारा कोई इतना ज़्यादा रश में नहीं है हम, ठीक है. तो ऑल्दो पार्लियामेंट ने रिसेंट डिस्कशन में कहा, पार्लियामेंट्री पैनल ने, कि कब आएंगी आपकी रेगुलेशंस. Vigilance wins over the perceived convenience and economics of e-pharma market. The parliamentary panel also expressed concern over the possible misuse of online pharmacies in the absence of regulation. तो regulation जितनी जल्दी हो सके लेकर आइए, ठीक है, unethical medicines ताकि outdated, substituted या counterfeit medications ना proliferate करें. According to a report, e-pharmacy market in India compared to its physical counterparts, e-pharmacy has emerged in recent years, especially pandemic में, एक superior, more practical strategy for addressing consumer problems. वही सारी बातें यहाँ लिखी हैं. Thank you so much. Please like the video.